चलिए हम बात करते हैं वर्ग सेकेंड एमपीटेट जो परीक्षा होने वाली है उसमें विज्ञान ग्रुप के जिन्होंने भी फॉर्म अप्लाई किए हैं वह वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम बात करते हैं पहला टॉपिक सौर मंडल के बारे में। ठीक है, तो सौर मंडल के बारे में बात करते हैं। सौर मंडल है क्या, सौर मंडल में क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसमें। ठीक है, तो हम रात में या कि दिन में अपने आसमान में जो भी चीज़ देखते हैं तो वो क्या है, सौर मंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे कुछ चमकीले टिमटिमाते हुए तारे, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि, ये सभी किसमें आते हैं, सौर मंडल के ही भाग हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और आगे फैक्ट के बारे में। ठीक है, देखिए, तो जो फैक्ट हैं वो मेन याद रखिएगा। ठीक है, ताकि जो क्वेश्चन है उसी से बनेंगे। सबसे पहले यदि आप देखते हैं कि एक महीने में, ठीक है, जो पूर्ण चंद्र वाली रात होती है, आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। ठीक है, यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात क्या कहलाती है, जब पूर्ण चंद्रमा होती है तो क्या कहलाती है, पूर्णिमा कहलाती है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, परंतु एक बार हम रिवीजन करने के लिए देख रहे हैं, बस हो गया। ठीक है, और उसके 15 दिन बाद क्या होता है, 15 दिन बाद क्या होती है, अमावस्या होती है। ठीक है, और ऐसी रात में अगर यदि यदि अगर आसमान साफ है तो आप आसमान को अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर खगोलीय पिंड की परिभाषा दी गई है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो क्या कहलाती हैं, खगोलीय पिंड। ठीक है, तो सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आकाश में आसमान में चमकती हैं वो क्या कहलाती हैं, खगोलीय पिंड। ठीक, चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो कुछ खगोलीय पिंड होते हैं, ठीक, वो बड़े आकार वाले, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। ठीक है, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। जैसे सूर्य, ठीक है, सूर्य के पास अपनी स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होती है जिससे वे बड़ी बहुत मात्रा में उत्सर्जित करता है। और इन खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है, तारा कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, तारों के पास क्या होती है, अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। तो ध्यान रखिएगा, सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट इसी में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमारा है, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान है। ठीक है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते हैं तथा ये अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। जो तारे होते हैं, ठीक है, वो आपको क्या दिखाई पड़ेंगे, छोटे दिखाई पड़ेंगे। तो छोटे क्यों दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पर स्थित है। ठीक है, इसलिए वह छोटे दिखाई पड़ते हैं। चलिए आगे बात करते हैं रात्रि में आसमान की ओर देखते समय। यहाँ पर एक मुख्य फैक्ट क्या है, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बने गए विभिन्न आकृतियों को देखे होंगे। और ये जो आकृतियां बनती हैं ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, और ये किसका भाग है, ये आर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का नक्षत्र मंडल है। ठीक है, आर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का नक्षत्र मंडल है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। आर्सा मेजर को क्या कहते हैं, तो बिग बियर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक प्रमुख जो सप्तऋषि, सप्तऋषि मतलब 7 ऋषियों का समूह, 7 तारों का समूह होता है, जो कि किसका भाग होता है, यह 7 तारों का समूह होता है सप्तऋषि, जो नक्षत्र मंडल आर्सा मेजर का एक भाग है। जो नक्षत्र मंडल आर्सा मेजर का क्या है, एक भाग है यहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें डायग्राम में। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये 7 तारों का समूह इस प्रकार से बना हुआ है, ये इस प्रकार से बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये संकेतक तारे कहलाते हैं। और ये किसकी दिशा बताते हैं, तो यह जो होता है इसके इससे काफी दूरी पर एक और तारा होता है जिसे ध्रुव तारा कहा जाता है। इसे आप देख भी सकते हैं आसमान में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण करने हेतु तारों की सहायता से करते थे। जो प्राचीन समय में लोग थे वो दिशा का निर्धारण किससे करते थे, तारों की सहायता से करते थे। ठीक है, और वो तारा कौन सा था जिससे दिशा ज्ञात की जाती थी, तो उत्तरी तारा। ठीक है, उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता है। ध्यान रखिएगा, उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता है और इसे क्या कहा जाता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्रुव तारा किसे कहा जाता है, तो ध्रुव तारा उत्तर दिशा को डिनोट करता है और यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ये आसमान में कहाँ पर रहता है, ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सब पृथ्वी की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं और कुछ प्रमुख फैक्ट के बारे में। देखिए यहाँ पर कुछ और है। अब बात करते हैं ग्रह के बारे में। जो खगोलीय पिंड है उसमें ग्रह,
तो ग्रह क्या होते हैं? कुछ खगोलीय पिंडों में अपनी प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। अपनी प्रकाश और ऊष्मा क्या होती है? नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। ठीक है। तो जिनके पास अपनी स्वयं की प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती है और वे तारों के प्रकाश से क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ऐसे पिंड कहलाते हैं ग्रह कहलाते हैं। ठीक है। ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा में यह किससे बना हुआ है? जो प्लेनेट है यह ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना हुआ है। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक अर्थात क्या होता है? परिभ्रमक मतलब होता है चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक क्या है? पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। यही तो बात हुई थी कि ग्रह क्या होते हैं? जिनके पास अपनी प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है और यह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो पृथ्वी एक ग्रह है और यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा किससे प्राप्त करता है? सूर्य से प्राप्त करता है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा होता है। ठीक है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह ही कैसे प्रतीत होगा? यह चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई प्रतीत होगी। चलिए आगे बात करते हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सूर्य है। ठीक है। सूर्य से सूर्य से यदि आप यहाँ पे देखेंगे, सूर्य से लगे हुए ग्रह कौन कौन से? पहले बुध है। ठीक है, बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर उसके बाद यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे बृहस्पति। बृहस्पति के बाद बात करेंगे शनि। शनि के बाद बात करेंगे अरुण। अरुण के बाद बात करेंगे किसकी? वरुण की बात करेंगे। ठीक है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हमारे चार प्रमुख इसमें ग्रह हैं। ठीक है। इनकी जो परिभ्रमण काल दिया हुआ है, ठीक है, वह भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यदि हम बुध के बारे में बात करें, ठीक है, तो बुध के बारे में बात करेंगे तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा, यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने दिन में लगाता है? तो ये 88 दिन में एक परिक्रमा सूर्य के चारों ओर लगाता है। यदि हम बात करें शुक्र के, ठीक है, तो शुक्र कितने दिन में परिक्रमा पूरा करता है? 255 दिन में पूरा करता है। और यदि हम बात करें पृथ्वी का, तो पृथ्वी 365 दिन, यह है एग्जैक्ट 365 दिन। ठीक है, 6 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड होता है, जो कि चौथे वर्ष में लीप ईयर्स के रूप में काम आता है। मंगल ग्रह की बात करें तो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 687 दिन से लगते हैं। मंगल ग्रह के बारे में बात करें आगे, तो मंगल के बाद बृहस्पति के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बृहस्पति बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में इसे 11 साल लग जाते हैं। ठीक है। शनि के बारे में बात करेंगे तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में इसे 29 साल 5 महीने का समय लग जाता है। इसके बाद बात करेंगे अरुण, जिसे कहा जाता है यूरेनस। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसको सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 84 साल लग जाते हैं। ठीक है। और नेपच्यून, जिसे वरुण कहा जाता है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में 164 वर्ष होकर लग जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ और आगे प्रमुख फैक्ट के बारे में। ठीक है, क्या क्या इसमें फैक्ट दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सौर मंडल। ठीक है, सौर मंडल, सौर मंडल क्या होता है? तो सूर्य जो कि एक तारा है, 8 ग्रह जो उसकी परिक्रमा करते हैं, उपग्रह, और कुछ अन्य खगोलीय पिंड है। जैसे अन्य खगोलीय पिंड में क्या क्या आ जाएंगे? जैसे क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या कहलाते हैं? जो मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे ग्रह होते हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। एवं उल्का पिंड, यह मिलकर किसका निर्माण करते हैं? यह मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं और इसका मुखिया क्या है? सूर्य है। अब बात करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य के बारे में बात करेंगे तो सूर्य, ठीक है, तो सूर्य सौर मंडल के कहाँ पर स्थित है? सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस करते हैं क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत अधिक दूर है।
सूर्य से यदि पृथ्वी की दूरी पूछे, सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने करोड़ किलोमीटर दूर है, तो सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये ध्यान रखिएगा, यह भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रह के बारे में। तो ग्रह, ठीक है, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। यदि हम दूरी के अनुसार बात करें, दूरी के अनुसार बात करें मतलब यदि यहाँ पे सन है, ठीक है, यदि यहाँ पे सन है, सन से यदि हम बात करें, सन के बाद क्या आता है? सूर्य। ठीक है, तो सूर्य के दूरी के आधार पर बात करें तो कौन कौन से ग्रह होंगे? तो बुध है, बुध के बाद शुक्र, शुक्र पृथ्वी, उसके बाद मंगल, मंगल का बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, अरुण और वरुण, जिसे यूरेनस और नेपच्यून भी कहा जाता है। ठीक है, आप चाहें तो ये ट्रिक याद रख सकते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ठीक है, आपको ऐसे भी याद हो जाएगा, आप 2-4 बार पढ़िएगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। ठीक है, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह, सौरमंडल के सभी जो 8 ग्रह होते हैं एक निश्चित पथ पर, 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। पहले 9 ग्रह थे, जिसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 2006 में, ठीक है, ने उसे ग्रह की दर्जा से समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि वह दूसरे ग्रह का पाथ काटता था। ठीक है, और ये जो रास्ते होते हैं किस प्रकार से रास्ते होते हैं? दीर्घवृत्ताकार में पहले होते हैं, ध्यान रखिएगा। जो ग्रह परिक्रमा करते हैं किस में परिक्रमा करते हैं? दीर्घवृत्ताकार में, और यह क्या कहलाता है? यह कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर इस चक्कर लगाने में से केवल 88 दिन का समय लगता है। शुक्र को, यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, शुक्र को पृथ्वी का क्या कहा जाता है? जुड़वा ग्रह कहा जाता है। इसके अलावा यदि हम शुक्र की बात करें तो शुक्र को सांझ का तारा, भोर का तारा, ठीक है, चमकीला तारा, सबसे ज्यादा चमकीला तारा ये शुक्र को ही कहा जाता है। और इसे जुड़वा ग्रह क्यों माना गया? क्योंकि इसका आकार और जो आकृति होती है लगभग किसके समान होती है? पृथ्वी के समान ही। चलिए, यहाँ पर प्लूटो के बारे में दिया हुआ है। पहले हमारे पास 9 ग्रह हुआ करते थे, ठीक है, परंतु अब प्लूटो को ग्रह की संज्ञा से हटा दिया गया है। किसने हटाया है? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक हुई थी 2006 में। ध्यान रखिएगा कि प्लूटो को ग्रह के दर्जे का समाप्त किया गया। तो IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसे कहा जाता है IAU अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन, 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, मतलब प्लूटो के अलावा 2003 UB 313 सीरस तथा प्लूटो, यह बौने ग्रह की संज्ञा में आ चुके हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। ठीक है, तो पृथ्वी के बारे में बात करेंगे, जो कि पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से यदि हम बात करें तो पृथ्वी कौन सा ग्रह है? दूरी के हिसाब से बात करें तो पृथ्वी तीसरा ग्रह होता है। यदि हम आकार में बात करें, आकार में कौन सा ग्रह होता है? 5वां। देखिए, दूरी के अनुसार तो हम पढ़ चुके हैं कि दूरी के आधार पर यदि हम बात करेंगे, यदि हम दूरी के आधार पर बात करेंगे तो दूरी के आधार पर कौन कौन सा सबसे शुक्र के नजदीक में? बुध, बुध के बाद में क्या आता है? बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी, उसके बाद मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इसके बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, और अरुण के बाद वरुण। परंतु यदि हम आकार में बात करेंगे, किसका आकार सबसे ज्यादा बड़ा है? ठीक है, तो आकार में ध्यान रखिएगा, यहाँ से चलिए बृहस्पति से। सबसे पहले आकार किसका बड़ा होगा? बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, इसके बाद वरुण, इसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद शुक्र, उसके बाद मंगल, और मंगल के बाद बुध। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट, से काफी सारे क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं कि आकार में 5वां कौन सा ग्रह है, आकार में 6वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आकार में 7वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो यह सीरीज आप याद रखिएगा यहाँ से कि दूरी के आधार पर क्रम क्या है? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। आकार के आधार पर बृहस्पति शनि अरुण वरुण, पृथ्वी शुक्र मंगल बुध। ठीक है, तो पृथ्वी दूरी के हिसाब से देखेंगे तीसरे नंबर पे है, और यदि आकार में देखेंगे तो आकार में कौन से नंबर पे है? 5वें नंबर पे है। ठीक है, यही कारण है कि ध्रुवों के पास यह थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को क्या कहा जाता है? भू आभ कहा जाता है। और भू आकार क्या होता है? पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं।
पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडा होता है। यहाँ पानी और वायु की उपस्थिति है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। और भी ग्रह में जीवन निर्माण की संभावना खोई जा रही है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 कब 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर क्या रखा था, कदम रखा था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का, ध्यान रखिएगा, चंद्रमा का व्यास कितना है? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 भाग होता है। ठीक है, चंद्रमा का व्यास जो होता है, चंद्रमा का व्यास वो कितना है? पृथ्वी के व्यास का 1/4 भाग है। ठीक है, चंद्रमा का जो व्यास होता है वो पृथ्वी के व्यास का कितना है? 1/4 भाग है। इसको विशेष ध्यान रखिएगा। यह इतना ही से बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा क्या होता है? नजदीक होता है। यदि हम चंद्रमा से दूरी पूछें कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कितनी दूरी होती है, तो 3,84,400 किलोमीटर इसकी दूरी होती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रमुख चीजें दी हुई है। उपग्रह, उपग्रह क्या होता है? खगोलीय पिंड होता है जो ग्रहों की चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और यह जो चक्कर का नियम किसने दिया था? कि एक निश्चित कथा में जो परिक्रमण नियम होता है, ठीक है, कि जो ग्रह होते हैं, जो उपग्रह होते हैं, ग्रह का चक्कर इस प्रकार लगाते हैं, तो परिक्रमा का जो नियम है किसने दिया था? केपलर ने दिया था। केपलर का नियम जब पढ़ेंगे हम लोग केपलर का नियम, तो वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज बताई गई थी कि इसमें सूर्य होता है, सूर्य केंद्र में है। ठीक है, सूर्य कहाँ पर है? सूर्य केंद्र में। सूर्य केंद्र में किसने बताया था? तो ये बताए थे कोपरनिकस ने, कोपरनिकस ने। ठीक है, ये दो चीजें फैक्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। मानव निर्मित उपग्रह, उपग्रह क्या होते हैं? तो कुछ तो प्राकृतिक उपग्रह होते हैं जो कि ग्रहों की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। कुछ मानव निर्मित उपग्रह ही बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में इनसेट, IRS, एडुसेट, ये क्या है? सही मानव निर्मित उपग्रह माने जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर बात करें चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, लगभग इतने ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। इसके परिणाम पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे पाए जाते हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। ठीक है, पृथ्वी के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। अब बात करते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? ध्यान रखिएगा, तारे, ग्रह एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड जो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, उन पिंडों क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मतलब तारे, ग्रह और उपग्रह के अलावा जो भी छोटे छोटे पिंड होंगे जो सूर्य के चारों ओर से क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। और ये जो असंख्य छोटे पिंड है कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच में पाए जाने वाले असंख्य छोटे पिंड किसकी श्रेणी में आएंगे? क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं उल्का पिंड के बारे में। उल्का पिंड क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा उल्का पिंड के बारे में। ठीक है, उल्का पिंड क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? उल्का पिंड कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। इसके फलस्वरूप क्या होगा? चमकदार प्रकाश उत्पन्न होगा। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिसके धरातल पर क्या हो जाते हैं? गड्ढे बन जाते हैं। ठीक, कभी खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को यदि देखा होगा आपने, तो यह लाखों तारों का समूह है। ठीक है, यदि इस प्रकार के लाखों तारों का समूह होता है और यही पट्टी क्या कहलाती है? आकाश गंगा कहलाती है। इसे क्या कहा जाता है? मिल्की वे भी कहते हैं। हमारा सौरमंडल इसी आकाश गंगा का भाग होता है। यदि पूछा जाए कि हमारा सौरमंडल किसका भाग है, तो हमारा सौरमंडल मिल्की वे आकाश गंगा का भाग होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो बस यह इस सेशन में इतना ही था। थोड़ा सा और यहाँ पे है, फिर तो छोटे छोटे क्वेश्चन है। आकाशगंगा मिलकर किसका निर्माण करती हैं?
आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन होती है। ठीक है, जब कई आकाशगंगा मिलती हैं तो क्या बनता है, ब्रह्मांड बनता है। और वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। ठीक है, ये हमारा था सौरमंडल ब्रह्मांड का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ यही है कि सूर्य, चंद्र, तारे, ठीक है, इनके बारे में। और हम इसके जो और भी प्रमुख फैक्ट हैं ब्रह्मांड के बारे में, इसको हम अगले आपके सेशन में लेके आएंगे। तो हमारे इस सेशन को अवश्य देखिएगा, ताकि यह आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।